Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. This is me Areej Fatima and welcome back to my YouTube channel Indulge Learning. So previous वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कुछ टर्म्स डिफाइन की थी, उसी को आज एक्सटेंड करते हैं. इन द प्रीवियस वीडियो मैंने ये बताया था कि आप किस तरह मॉडल बना सकते हैं, किस तरह आप फिजिबल सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं. बट इफ़ यू नीड टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यू नीड टू गो फॉर द ग्राफिकल मैथड, क्योंकि मॉडल बनाने से आपको सिर्फ फिजिबल सॉल्यूशन का पता चलता है. एंड द प्रॉब्लम्स वी सॉल्व इन द प्रीवियस वीडियो वाज अबाउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. हमें उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए था कि हम कौन सा प्रोडक्ट मिक्स इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो प्रॉफिट अवेलेबिलिटी है डेली वो मैक्सिमाइज हो सके, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट से रिलेटेड मैक्सिमाइजेशन था. सो उसके लिए हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए वेरिएबल्स, फिर हमने आइडेंटिफाई किए कॉन्स्टेंट्स और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया और फिर मॉडल बनाया, सारा का सारा इक्वेशंस डिफाइन किए. लेकिन अब हमें फिजिबल से निकल के ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाना है. सो फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यू गो फॉर द ग्राफिकल मैथड. So with the help of model you can find feasible solutions only, but to find the optimal solution you need to use the graphical method. अब ग्राफिकल मेथड में भी दो स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में यू डिटरमाइन द फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस, यानी कि जितने भी फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनका आप स्पेस एक आइडेंटिफाई करते हैं ग्राफ के थ्रू. और उसी का एक सेकंड स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम सॉल्यूशन यूजिंग कॉर्नर पॉइंट्स. जो हम फिजिबल सॉल्यूशन स्पेस बनाते हैं फर्स्ट स्टेप में, उसी स्पेस को यूज़ करते हुए, उसी स्पेस के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसको यूज़ करते हुए हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन मालूम करते हैं. लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए, नॉट लीनियर इनइक्वालिटीज़. इसलिए जो पीछे जितनी भी हमने कॉन्स्ट्रेंट्स बनाई थी जिसमें इनइक्वालिटीज़ लेस दैन और इक्वल और लेस दैन और ग्रेटर दैन का साइन था, उन सब को अब हम रिप्लेस करेंगे इज इक्वल्स टू से. सो हियर आर द कॉन्स्ट्रेंट्स. ये सारी की सारी कॉन्स्ट्रेंट्स जो प्रीवियस वीडियो में थी वो लेस दैन और ग्रेटर दैन की साइन से थी, लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप इन सारी कॉन्स्ट्रेंट्स को इक्वेशंस में चेंज करते हैं, यानी कि इनइक्वालिटीज़ को हटा के आप यहाँ पर लगाते हैं इज इक्वल्स टू की साइन. एज यू कैन सी हेयर ग्राफ. अब हमें इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इस ग्राफ में लाइंस लगानी है. लेकिन वो लाइंस हम कैसे लगाएंगे? अब सिंपली यू कैन से दैट कि अगर हमें x1 की वैल्यू 6 गिवन है, x2 की वैल्यू 4 गिवन है, तो हम x1 पे 6 और x2 पे 4 पे लाइन लगा दें. बट ऐसा नहीं होगा. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 यूजिंग दीज कॉन्स्टेंट्स. हाउ यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज? लेट मी टेल यू. So you can find the values of x1 and x2 by these equations, यानी कि जो आपकी इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है? That equation is 6x1 plus 4x2 is equals to 24. अब इसमें x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी? अगर आपको x1 की वैल्यू मालूम करनी है तो आप x2 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रख दें. जब आप ज़ीरो रख देंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही हो जाएगा. तो आप सिंपली x1 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कैसे? अगर ये पूरा टर्म ज़ीरो हो चुका है तो ये ईजी हो जाएगा मालूम करने के लिए कि 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 24 बन जाए. तो 6 को अगर हम x1 की जगह अगर हम अब 4 रखते हैं, क्योंकि 6 4 सा 24, तो ये हमारा x1 हो गया, यानी कि इक्वेशन के हिसाब से हमने x1 हमारा मालूम कर लिया. सेम इसी इक्वेशन के लिए हम x2 मालूम करेंगे. तो x2 मालूम करने के लिए व्हाट वी विल डू कि जब हमें x2 मालूम करना है तो हम x1 को ज़ीरो कर लेंगे, और जब x1 मालूम करना है तो x2 को ज़ीरो रख लेंगे. सो x1 अब हमने ज़ीरो कर लिया बिकॉज वी नीड टू फाइंड x2. ये जब ये ज़ीरो रख लिया तो अब ये पूरा टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. सो यू कैन ईजिली फाइंड कि अब 4 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24 बन जाए. सो 4 के साथ इफ़ यू मल्टीप्लाई 6 सो इट बिकम्स 24. यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला दैट x1 इज़ इक्वल्स टू 4 एंड x2 इज़ इक्वल्स टू 6.
सेम मेथड से हम बाकी के जितने भी इक्वेशंस, जो 6 इक्वेशंस थी, जो ये फर्स्ट इक्वेशन का x1 और x2 हमने मालूम किया है, बाकी इक्वेशंस का भी ऐसे ही मालूम कर सकते हैं हम सिंपली. लेट मी डू फॉर द सेकेंड वन. द सेकेंड इक्वेशन इज x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 6. अगर आपको x1 मालूम करना है तो आप x2 को 0 रख लें. x2 को 0 कर लेंगे, सो इट इज़ ऑब्वियस कि x1 अगर 6 होगा तो ही वो इक्वेशन की दूसरी साइड के बराबर होगा, यानी कि x1 हमारे पास आ गया 6. एंड जब हमें x2 मालूम करना है तो हम x1 को रख देंगे 0. x1 को 0 रखने के बाद 2x2, यहाँ पर x2 की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, वो 6 में. सो इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 by 3, so it will become 6. So according to this solution, we came towards that x1 is equals to 6 and x2 is equals to 3. अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम x1 की फर्स्ट इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन की जो वैल्यूज़ आई हैं वही वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे? अब ये सिर्फ मैंने 2 इक्वेशन का किया है. यू कैन डू फॉर द नेक्स्ट वंस. इट इज़ वेरी ईजी. आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये हम इक्वेशंस की वैल्यूज़ कैसे मालूम कर सकते हैं. बट द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्लॉट दैम ऑन ग्राफ. सो हाउ वी कैन प्लॉट दैम ऑन ग्राफ? दिस इज़ अ ग्राफ अवेलेबल. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर इनफ. सो यू कैन सी किस तरह यहाँ पर मैंने ये x1 प्लेन है हमारा और ये हमारा x2 प्लेन है. अब जो इक्वेशन के हिसाब से, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हिसाब से, जो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन है तो हमें फर्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है. फर्स्ट इक्वेशन में हमारा जो x1 आया था वो 6 आया था और जो हमारा x2 आया था वो 4 आया था. तो यानी कि हम जो लाइन प्लॉट करेंगे वो 6 से लेकर 4 तक होगी. इस तरह हम लाइन प्लॉट करेंगे. लेट मी डू द वन. ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई 6 से लेके 4 तक. इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ दीज लाइन्स अगर आपको समझ में आया हो कि x2 और x1 की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है. सेकंड, हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की उसमें x1 की वैल्यू जो है वो 6 है और x2 की जो वैल्यू है वो 3 है. तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट दिस इज़ फॉर द इक्वेशन 1. अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें हमारा x1 6 है, यानी कि x1 उसमें हमारा 6 है और x2 उसमें हमारा 3 है. सो इस तरह ही लाइन प्लॉट की जाएगी आपके बार. सो x6 एंड 3, ये बन गई एक और लाइन. अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें जो हमारा आंसर बनता है, जब हम x1 मालूम करते हैं तो वो -1 आएगा, x2 मालूम करेंगे तो वो 1 आएगा. अब उसकी लाइन कैसे प्लॉट होगी? यहाँ पर ऑब्वियसली 0 के पीछे -1 आएगा. तो आप, क्योंकि आपको दोनों पॉइंट्स को मिलाना होता है, तो आप दोनों पॉइंट्स को मिला के यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि x1 हमारा -1 आएगा सॉल्व करने के बाद और x2 जो है वो हमारा आएगा 1. सो इस हिसाब से इसकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी सिंपली. दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये बन गई एक और लाइन. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है, एंड दिस स्टैंड्स फॉर द थर्ड वन. और उसके बाद जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है वो है इज इक्वल्स टू 2 की. अब ऑब्वियसली एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ x2 की वैल्यू भी 2 होगी. अब दूसरा नंबर यहाँ पे नहीं गिवन, तो हम सिर्फ 2 के ऊपर ही एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे यूजिंग ए स्ट्रेट लाइन. सो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन को शो कर रही है. ठीक है, उसके बाद x1 जो था हमारा वो ग्रेटर दैन 0 था और x2 जो था वो भी ग्रेटर दैन 0 था. तो इनकी जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो सिंपली x1 की x1 प्लेन पे आउटसाइड की तरफ ड्रॉ हो जाएगी और x2 की x2 के प्लेन पे आउटसाइड की तरफ ड्रॉ हो जाएगी. अब एक और चीज़, जो लेस दैन की इक्वेशंस होती हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन ये लेस दैन की इक्वेशंस थी. लेस दैन की इक्वेशंस थी. इन इक्वेशंस के बीच में लेस देन था
आप देख सकते हैं इन इक्वेशंस के बीच में लेस देन था। तो जिन इक्वेशंस के बीच में लेस देन होगा उनका जो फीजिबल एरिया होगा वो इनसाइड का होगा, यानी कि अगर इस इक्वेशन के फीजिबल एरिया की बात करूँ तो इनसाइड का होगा, और ग्रेटर देन की जो इक्वेशंस होती हैं वो आउटसाइड का फीजिबल एरिया होता है। एंड वन मोर थिंग हियर इज़ दैट कि जब भी आप कोई इनइक्वालिटी की लाइन जो है वो प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो वो लाइन जो हम इनइक्वालिटी की लाइन प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, वो लाइन जैसे मैं यहाँ पर एक रफ़ लाइन ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये इस जो इनइक्वालिटी, ये हमारी जो इनइक्वालिटी की एक इक्वेशन है, इसकी ये लाइन है। सिंपली मैंने रफ़ ड्रॉ किया है, कोई मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन ये लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या करती है, डिवाइड कर देती है, क्योंकि ये x1 और x2 प्लेन था, ये x1 और ये x2 प्लेन, इस x1 और इस x2 प्लेन को क्या करता है, ये इनइक्वालिटी डिवाइड कर देती है दो हाफ्स में, और इन दोनों हाफ्स में से कोई एक हाफ ही फिजिबल हो सकता है, यानी कि या तो डिवाइड करने के बाद या ये हाफ फिजिबल हो सकता है या ये हाफ फिजिबल हो सकता है, दोनों एट अ टाइम फिजिबल नहीं हो सकते। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा हाफ फिजिबल है। सो टू सी विच हाफ इज़ फिजिबल चूज़ x1। अब हम चेक करने के लिए कि कौन सा हाफ जो है इन दोनों में से फिजिबल है कि नहीं, व्हाट वी डू, वी अज्यूम दैट x1 इज़ ज़ीरो एंड x2 इज़ ज़ीरो एज अ रेफरेंस पॉइंट। x1 और x2 को रेफरेंस पॉइंट यूज़ करने की आसानी है, मतलब आपको जल्दी पता चल जाता है। लेकिन ये x1 और x2 आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरो तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी जो कोई इनइक्वालिटी की लाइन जो है वो ओरिजिन से पास, यानी कि ये जो ओरिजिन है यहाँ से पास ना हो रही हो, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें ओरिजिन में पास नहीं हो रही, सो हम जो है x1 और x2 को ज़ीरो इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। अगर इस x1 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड x2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो को यूज़ करने के बाद अगर ये हमारी सारी इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो हम देखेंगे कि x2 और x1 जो है वो किस हाफ में आ रहा है, वेदर इट इज़ कमिंग इन दिस हाफ और दिस हाफ। जिस भी हाफ में आएगा वो हाफ हमारा फीजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये इक्वेशन ली है, इस इक्वेशन में एज वी अज्यूम दैट x1 इज़ ज़ीरो प्लस 2 एंड x2 इज़ ऑल्सो ज़ीरो एंड दिस कंक्लूड्स टू दैट लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये अल्टीमेटली सारा ज़ीरो हो जाए मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये शो कर रहा है कि हाँ ये जो हम x1 और x2 हमने ज़ीरो के बराबर लिया है, सॉरी ये इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि ये वाली साइड जो है वो लेस देन होगी या इक्वल टू 6 होगी। सो ज़ीरो मीन्स लेस देन 6, यानी कि x1 और x2 को ज़ीरो लेके एज अ रेफरेंस पॉइंट वी जस्ट प्रूव दैट इट सेटिस्फाइज ऑल द कॉन्स्टेंट्स, ऑल द इनइक्वालिटी इक्वेशंस। सो इस तरह आपको चेक करना है कि इनइक्वालिटी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब ग्राफ बनाने के बाद एक रीजन मिलेगा आपको ये कॉर्नर्स पॉइंट्स के साथ, जो कि लेट मी शेड इट फॉर अ वाइल, ये हमारा कहलाता है सॉल्यूशन स्पेस। यानी कि इन सब को सॉल्व करने के बाद ये जो एरिया हमारे पास, क्योंकि ये सारी इक्वेशंस ऐसी थी जिसका इनसाइड जो था वो फीजिबल था और ओरिजिन की तरफ वाला फीजिबल था, तो ये वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा कहलाता है इसमें सॉल्यूशन स्पेस। सॉल्यूशन स्पेस का मतलब इस एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे फीजिबल हैं इस एरिया के अंदर और इसकी बाउंड्रीज़ पे। तो इसकी बाउंड्रीज़ हैं सारी की सारी ये, तो इसकी बाउंड्रीज पर और इनसाइड दिस एरिया वट एवर द पॉइंट्स आर, दीज ऑल आर फीजिबल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट्स। यानी कि इनमें से हम कोई भी पॉइंट उठाकर हमारे इक्वेशंस में डालेंगे, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अगर इस तरफ से ऐसे तो इस तरफ से भी ऐसे पॉइंट लेना है। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स उठा के अगर हम इक्वेशंस में डालते हैं तो वो फीजिबल होगा, क्योंकि वो हमारी सारी इक्वेशंस, सारे कॉन्स्टेंट्स को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। So according to this data and according to this graph, the feasible solution space is this one. अगर हम इन पॉइंट्स को, ये जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को करते हैं आइडेंटिफाई विद सम अल्फ़ाबेट्स। लेट आइडेंटिफाई इट एज A, this one as B, C,
डी एंड ई। तो यानी कि ये हमने सारे के सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया विद डिफरेंट अल्फ़ाबेट, ताकि हम जब दोबारा से इसको सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो। सो वन थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट दिस एरिया इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन स्पेस, और इस एरिया के अंदर और इस एरिया की बाउंड्रीज़ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे फीजिबल होंगे, वो सारे जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगे आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स को। बट इसके अकॉर्डिंग भी हमें एक सॉल्यूशन स्पेस पता चल गई, कुछ कॉर्नर पॉइंट्स पता चल गए, हमें ये पता चल गया कि हाँ यहाँ पर हमें फिजिबल पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन हमें जाना है टूवर्ड्स द ऑप्टिमम वंस। कि ऑप्टिमम वंस कौन से होंगे? तो ऑप्टिमम जो सॉल्यूशंस होंगे वो मिलेंगे आपको आपके सॉल्यूशन स्पेस के कॉर्नर पॉइंट्स पर। कॉर्नर पॉइंट्स पर जो जो वैल्यूज़ होंगी वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट देंगी। अब मालूम करने के लिए कि कॉर्नर पॉइंट्स पर किस तरह आपको ऑप्टिमम रिजल्ट मिल रहा है, हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर पॉइंट वाला जितना स्पेस है इसको दोबारा से एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, ताकि ये और ज़्यादा सिंपल हो जाए और इजीली समझ में आ सके। सो यहाँ पर एक और ग्राफ मैंने बनाया है। अब यहाँ पर हम उतना ही हिस्सा प्लॉट करेंगे जितना कि हमारा फीजिबल सॉल्यूशन स्पेस में आ रहा था प्रीवियस ग्राफ के अंदर। अब प्रीवियस ग्राफ के अंदर जो हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा था वो F से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक जा रहा था, देन 2 तक, यानी कि एग्जैक्ट जो पॉइंट्स प्रीवियस ग्राफ में आपके बन रहे थे, आपने वही पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर बनाने, फिर देन 3 पर एंड देन इस तरह का कुछ सॉल्यूशन स्पेस जो था वो बन रहा था। अब आप दोबारा से इन कॉर्नर पॉइंट्स को नेम दे दें जैसे प्रीवियस में देकर आए थे, एज दिस वन वाज A, B, C, D, E, F। अब इन सारे पॉइंट्स पर आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा, यानी A पॉइंट पे आपको 0 मिल रहा है, B पॉइंट पे आपको 4 मिल रहा है, C पॉइंट पर यहाँ पर आपको कोई वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर कोई वैल्यू मिलेगी। जैसे ये C जो है वो ऑलमोस्ट इसके हाफ में आएगा, क्योंकि रफली ड्रॉ हुआ है, तो जो एग्जैक्ट ग्राफ है उसमें जो C जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ प्लॉट होगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, लेकिन C की जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी। D की भी समहाउ कोई वैल्यू है, E की भी कोई ना कोई वैल्यू है जो कि आपको प्लॉटेड लाइन से मिलेगी। अब इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो कौन सा है? वो हमें पता चलेगा हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करने से। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x1 + 4x2। अब हम पॉइंट ए के हिसाब से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब पॉइंट ए पे जो x1 की वैल्यू है ये x1 प्लेन होता है और ये वाला x2 प्लेन होता है। अब पॉइंट्स के हिसाब से a के ऊपर x1 की वैल्यू भी 0 है और x2 की वैल्यू भी 0 है, यानी कि अगर हम एट पॉइंट a की बात करें और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लें तो ये बन रहा है 5x1 + 4x2। तो हमने x1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ क्या आ रही है हमारे पास, a पॉइंट के ऊपर x1 की 0 आ रही है, x2 की भी 0, तो ये भी बन गया 0 और ये भी हो गया 0, यानी कि ये तो हमें 0 प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है ये वाला पॉइंट। अगर हम एक कॉर्नर पॉइंट्स में से a पॉइंट को चेक करते हैं, इसी तरह हम सारे पॉइंट्स को चेक करेंगे 1 बाय 1। ये हमने a पॉइंट को चेक किया था, अब हम b पॉइंट को चेक करते हैं कि एट पॉइंट b क्या बन रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे दोबारा से 5x1 + 4x2। 5 तो है ही, लेकिन b पॉइंट पे x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4। b पॉइंट पे हमारे पास x1 की वैल्यू 4 है और इसी लाइन पे जो हमें x2 की वैल्यू मिल रही है वो 0 है, ये वाले पॉइंट की वैल्यू 0 होती है। तो 4 और 0, सो यहाँ पर अगर हम पुटअप करते हैं, सो 5 × 4 + 4 × 0, तो ये बराबर हो जाएगा 20 पे। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 0 आंसर दिया। एट पॉइंट बी अगर हमने पॉइंट्स को देख के सॉल्व किया तो हमारी z वैल्यू जो आ रही है वो 20 के बराबर आ रही है।
इसी तरह से देखते हैं एट पॉइंट सी हमारी क्या वैल्यू बन रही है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही लेंगे, z इज़ इक्वल्स टू 5x1 प्लस 4x2। अगर C पॉइंट पर हम देखें तो C पॉइंट पे जो हमारी x की वैल्यू है वो x1 की वैल्यू 3 बन रही है और x2 की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में है कहीं, सो 1.5 इक्वल हाफ में आ रही है। सो C की वैल्यू 3 एंड x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 1.5। तो वही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट अप करेंगे। सो 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1.5, तो ये बन जाएगा 15 प्लस 6 जो कि बराबर हो जाएगा 21 के। ठीक है, अब यहाँ पर जो सी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है वो 21 तक की वैल्यू आ रही है। इंटरप्रेट कैसे होगा एट द एंड आई विल टेल यू। अब एक और पॉइंट लेते हैं। एक्चुअली तो हमारे पास A B C D E F हैं, तो C तक कर लिया। एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं। D पॉइंट पे, D पॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो वही रहेगा 5x1 प्लस 4x2। अब D के ऊपर अगर हम बात करें तो D के ऊपर जो हमारी x की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है वो भी 2 आ रही है और x2 की वैल्यू जो है वो भी 2 आ रही है, 2 and 2। ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। एक्चुअल में मैंने ये लाइंस जो हैं वो रफली थोड़ा ड्रॉ की हैं तो वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आ रहा है, बट जब आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसको तो ये 2 के नियर बाई ही देगा। अगर यहाँ पे अगर आप इसको 2.1 2.2 भी कंसिडर करना चाहते हैं तो भी ये जो है वो रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि D पॉइंट पे x1 भी 2 है और x2 भी 2 है, तो ये हो गया 10 प्लस 8 विच इज़ इक्वल्स टू 18। ठीक, अब ये 4 पॉइंट्स हमने सॉल्व किए। पॉइंट A पे हमें रिज़ल्ट मिला, A के ऊपर हमें रिज़ल्ट मिला, A के ऊपर रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, 8 के ऊपर रिज़ल्ट मिला है 0, B के ऊपर मिला है 20, A के ऊपर मिला है 0, B के ऊपर मिला है 20, C के ऊपर मिला है 21 एंड D पॉइंट के ऊपर मिला है 18। नाउ दीज वैल्यूज़ आर बेसिकली द प्रॉफिट, यानी कि हम किस प्रोडक्ट मिक्स को यूज़ करते हुए हमें कितना जो है वो फ़ायदा या प्रॉफिट जो है वो हमारा मैक्सिमाइज हो रहा है। अब जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया A पॉइंट पे, जब हमारा x1 भी 0 था, x2 भी 0 था, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 0। तो इस इक्वेशन से हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि जब हम x1 जो हमारा इंटीरियर पेंट है, इंटीरियर पेंट और एक्सटीरियर पेंट का मिक्स बताना है आपको, दोनों को जो मिक्सअप होगा वो कितना होना चाहिए मार्केट डिमांड उसकी, मार्केट अवेलेबिलिटी उसकी कितनी होनी चाहिए ताकि वो हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट करके दे। तो जब हम x1 भी 0 ले रहे थे, x2 भी 0 ले रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट भी 0 आ रहा है। अब B पॉइंट में हमने क्या किया था, B पॉइंट को जब हमने मालूम किया तो हमारा x1 जो था वो 4 था और x2 जो था वो 0 था, यानी कि x1 जो इंटीरियर पेंट है वो अगर हम 4 टर्न्स लें और x2 एक्सटीरियर पेंट्स जो हैं वो अगर हम 0 टर्न लें तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो 20 होता है। एक्चुअली ये 20 नहीं है, 20,000 है, $20,000, क्योंकि 1 टन पे जो फ़ायदा हो रहा है वो $20,000 हो रहा है। इस तरह ये आपको डॉलर्स में जो है वो प्रॉफिट बता रहा है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट आपको कितना मिल सकता है। ठीक, अब C वाले इक्वेशन को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे कि C वाले पे आपको $21,000 जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, C पॉइंट पे जो हमारा x1 था वो था 3 टन्स और C पॉइंट पे जो हमारा x2 था वो था 1.5। तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इंटीरियर पेंट्स यानी कि x1 जो है वो 3 टन्स लेते हैं और एक्सटीरियर पेंट्स यानी कि x2 जो है वो 1.5 टन्स लेते हैं, अगर ये वाला प्रोडक्ट मिक्स 3 और 1.5 का प्रोडक्ट मिक्स हम इस्तेमाल करते हैं तो $21,000 का हमें प्रॉफिट होगा। और जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 सॉल्व नहीं है E और F,
उनकी वैल्यू जो है वो इससे कम ही आएगी। तो हम इन सारी वैल्यूज़ में से चेक करेंगे कि हमें बेस्ट रिजल्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो इन चार को सॉल्व करने के बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो सी पॉइंट पे मिल रहा है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हुई कि कौन सा प्रोडक्ट मिक्स इस्तेमाल करें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो वो प्रोडक्ट मिक्स होगा जिसमें आप X1 3 रखेंगे और X2 जो है वो 1.5 टन्स रखेंगे, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो कि होगा $21,000 का। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई ख़त्म। लेकिन ये प्रॉब्लम थी जहाँ पर हमने X1 और X2 को अज्यूम किया था ज़ीरो। बट नेक्स्ट प्रॉब्लम विल बी अबाउट जहाँ पर X1 और X2 की जो लाइन है वो ओरिजिन को क्रॉस करती है। सो हम वहाँ कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर इस वीडियो में अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली रिस्पॉन्स यू। थैंक यू वेरी मच।